हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भारत शंकर। तो कमेंट्स में बहुत बार मैं ये पढ़ता रहता हूँ कि सर ऐसे कौन सा सेक्टर है या ऐसे कौन सा स्टॉक है जहाँ पर आने वाले टाइम में उसका बिजनेस ग्रो होने का जो स्कोप है, उनके सेल्स प्रॉफिट्स बढ़ने का जो स्कोप है वो ज़्यादा है। और ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ओवरऑल बिजनेस अगर ग्रो होगा तो ऐसे कंपनीज का जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर बनने का चांसेस भी वहां पर ज्यादा होता है। और ऐसे कमेंट्स में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कमेंट्स रिसेंटली गॉट माय अटेंशन, और वो कमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुगर के ऊपर या ऑयल के ऊपर या राइस के ऊपर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी होता है उसको रिड्यूस कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। और इसकी वजह से क्या कुछ ऐसे कंपनीज को यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है क्या, जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जो चाहे एडिएबल ऑयल बेचते हो, शुगर बेचते हो या राइस बेचते हो, और इस एडवांटेज के बेसिस पे क्या वो मल्टी बैगर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कमोडिटी का सेक्शन है यहाँ पर मल्टी बैगर्स को कैसे ढूंढा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में कोई भी डिस्कशन सुनने से पहले या उसको सीरियसली लेने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हर कोई एक्सपर्ट है। टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर द पास्ट 11-12 years. आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स एज वेल। इसके बेसिस पे अगर आप मुझे क्वालिफाइड मानते हैं तो इट वुड बी माय ऑनर, और अगर आप मुझे क्वालिफाइड नहीं भी मानते हैं तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर एंड ऑल्सो शार्पन योर इन्वेस्टिंग स्किल्स। ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो अ क्विक रिमाइंडर ऑन द अपकमिंग 1-day टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे ट्रेड सेटअप्स को भी डिस्कस करेंगे जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं, जिसके बेसिस पे मैं अपना स्विंग ट्रेड्स लेता हूं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता हूं। और इस 1-day वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक कमोडिटी सेक्टर है क्या। तो कमोडिटी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर काम करने वाले जो कंपनीज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस या जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन, उनके प्रोसेसिंग और उनके ट्रेडिंग में काम करते हैं। और वही अगर हम कमोडिटी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स देखना चाहे तो मेटल इज अ कमोडिटी सेक्टर, जहां पर काम करने वाले कंपनीज स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक ऐसे जो कमोडिटीज है इनके प्रोसेसिंग, इनके प्रोडक्शन और इनके ट्रेडिंग में काम करते हैं। Another example can be energy sector, जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल में डील कर सकते हैं। केमिकल्स इज अनदर एग्जांपल, जहां पर वो फर्टिलाइजर्स और ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं ऐसे कमोडिटीज के साथ वो डील कर सकते हैं। Another example can be एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर कॉटन, शुगर, व्हीट, राइस ऐसे कमोडिटीज के साथ डील किया जाता है। तो अभी कमोडिटी सेक्टर का डेफिनेशन सुनने के बाद और एग्जांपल्स देखने के बाद अगर किसी इन्वेस्टर को कमोडिटी सेक्टर में मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने हैं तो वो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऐसे कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करेगा जो सबसे ज्यादा कमोडिटी बेचता हो या सबसे ज्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करता हो। And just like life, commodity sector is also not simple, it is complicated. तो अभी हम क्या करेंगे, इसी complicated sector को थोड़ा simplify करने की कोशिश करेंगे and will not try to understand everything, क्योंकि everything समझने से हमें investing में फायदा नहीं मिलता है, बल्कि हम उन specific चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें as a stock market investor मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में या अच्छे कंपनीज को अच्छे टाइम में आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकता है। ऑफ कोर्स ऐसे जो डीप नॉलेज और डीप इंफॉर्मेशन होता है उसको हम रेगुलरली हमारे मेंबर कम्युनिटी में लाइव वीडियोस के जरिए शेयर करते रहते हैं, और ऐसे लाइव सेशंस हम हर दिन मंडे टू फ्राइडे करते हैं, जहां पर हम सेक्टर के ट्रेंड्स, मार्केट के ट्रेंड्स, ऐसे कई सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पर हम Q&A सेशन भी करते हैं। और अभी तक इस कम्युनिटी का जो फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, और अगर आप एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एंड एज अ प्रैक्टिकल इन्वेस्टर इवॉल्व होना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वहां पर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा जो डायरेक्ट लिंक है उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कमोडिटी सेक्टर में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कमोडिटी सेक्टर के पेन पॉइंट्स क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि कमोडिटी सेक्टर के यही पेन पॉइंट्स हमें कमोडिटी सेक्टर में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने में एनेबल करेंगे।
तो कमोडिटी सेक्टर का सबसे पहला पेन पॉइंट ये है कि इंडिया में कमोडिटी का प्राइसेस कौन तय करता है या कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो कमोडिटी प्राइसेस को तय करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन कमोडिटीज में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स भी है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करता है और वो वहां पर प्राइस को डिटरमाइन करता है या प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसीडर करेंगे तो वहां पर मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है या तय करता है। यानी बेसिकली जो एमएसपी होता है वो फ्लोर प्राइस होता है और जो प्राइस कैप होता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है। अब इस पूरे सिचुएशन को मैं आपको एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसको ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसका एडवांटेज लेने के लिए वो क्या करता है, वो जाके एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो इस कमोडिटी को सबसे ज्यादा बेचता है या प्रोड्यूस करता है। और अभी इस इन्वेस्टर का अजम्पशन ये है कि इस कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन असलियत में होता क्या है, कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपोनेंशियली तो बढ़ता है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि कंपनी इस कमोडिटी को जितना प्राइस पे बेच सकता है उसका एक अपर लिमिट होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया होता है। और ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, जहां पर वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ पाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता हो लेकिन बाहर से अगर इस प्रोडक्ट को चीपर प्राइस पे अगर इंपोर्ट किया जाता है या फॉर एग्जांपल चाइना जैसा देश इस प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे हमारे मार्केट पे डंप कर रहा है, ऐसे टाइम पे भी सेल्स बढ़ता है लेकिन प्राइस कंपटीशन की वजह से इनका मार्जिन्स और इनका प्रॉफिट्स नहीं बढ़ पाते हैं। और स्टॉक मार्केट में ग्राउंड रूल आप लिख के रख लीजिए कि जब तक प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे, अर्निंग्स पर शेयर नहीं बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस भी जेन्युइनली ऊपर नहीं जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द पेन पॉइंट्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो अभी हमने पेन पॉइंट तो समझ लिया, तो इसको अभी हमें एज ए एडवांटेज कैसे इस्तेमाल करना है और इसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करना है या स्पॉट करना है, चलिए अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उससे आपने एक पॉइंट तो समझ लिया होगा कि जो मास कमोडिटीज को बेचते हैं या मान लो जो शक्कर होता है उसको बोरियों में भर भर के बेचते हैं, उनके जो मार्जिन्स होते हैं, उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा खतरे में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकता है, जिसकी वजह से बाहर से अगर माल आना शुरू हो जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट कब डोमेस्टिक कंपनीज को एक्सपोर्ट करने से रोक दे या एक्सपोर्ट के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, या गवर्नमेंट कब अपर लिमिट को कम कर दे, यानी जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है उसको वो कब कम कर दे, उसका भी कोई आइडिया नहीं होता है। एंड फॉर दैट रीजन जो रॉ कमोडिटीज बेचने वाले जो कंपनीज होते हैं उनके प्रॉफिट्स और उनके मार्जिन्स हमेशा खतरे में होते हैं। इसीलिए अगर हमें कमोडिटी सेक्टर में मल्टी बैगर्स ढूंढने हैं या ऐसे कंपनीज ढूंढने हैं जिनका बिजनेस और इनके मार्जिन्स, इनके प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, तो हमें ऐसे कंपनीज को ढूंढना है जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है। और कमोडिटी सेक्टर में ऐसे कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होता है जो कमोडिटीज को ही खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद इन कमोडिटीज को वो अपग्रेड करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के रूप में पैकेज करके बेचते हैं। क्योंकि जो रॉ कमोडिटी होता है उसके जो प्राइसेस होते हैं उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, लेकिन एक बार ये अगर वैल्यू प्रोडक्ट में पैकेज हो गया उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो प्राइसिंग रेगुलेशंस होते हैं वो उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते। तो इसीलिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो कमोडिटीज होते हैं उनका प्राइसेस कम ज्यादा हो सकता है मार्केट में, लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस कंपनी खुद तय कर सकता है और कंपनी खुद डिसाइड कर सकता है कि उनका मार्जिन्स और उनका प्रॉफिट्स उसके ऊपर क्या हो सकता है। इसलिए आपने जनरली मार्केट में ये नोटिस भी किया होगा कि जो कंपनीज कमोडिटीज को बहुत ज्यादा बेचते हैं लेकिन प्राइस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे कंपनीज का प्राइस अच्छे सेंटिमेंट के टाइम, अच्छे मार्केट सेंटिमेंट के टाइम बढ़ भी जाता है, लेकिन जितना जल्दी वो बढ़ता है वो गिर भी जाता है, जिसकी वजह से ऐसे कंपनीज कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही अगर आप ऐसे कंपनीज को कंसिडर करेंगे जिनके पास प्राइसिंग पावर है कमोडिटी सेक्टर में, ऐसे कंपनीज का स्टॉक प्राइस जब अच्छा सेंटिमेंट होता है तो बढ़ भी जाता है और जब बुरा सेंटिमेंट आता है तो कंसोलिडेट करके जो गेन उन्होंने किया है उसको वो प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। फॉर दैट रीजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर करने में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे कंपनीज का एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने शुरुआत तो कमोडिटी मार्केट से ही किया था और अभी भी वो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को एज अ वैल्यू एडेड पैकेज्ड प्रोडक्ट्स के रूप में भी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है EID पेरी, और EID पेरी जो है वो मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है और ये जो कॉन्ग्लोमरेट है
वो 123 ईयर्स ओल्ड कॉन्ग्लोमरेट है, जो बेसिकली अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड है, जहां पर वो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे और भी सेक्टर्स में काम करते हैं। और ईआईडी पेरी जो बेसिकली मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है, वो शुगर, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एथेनॉल प्रोडक्शन में काम करता है। और इस कंपनी के वन ऑफ द बिजनेस यूनिट्स में ये खुद शुगर प्रोड्यूस भी करता है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में इसके 6 शुगर प्लांट्स है, जिनका टोटल कंबाइंड कैपेसिटी अराउंड 40,800 टीसीडी का है। यहाँ पर टीसीडी का मतलब क्या है? टन्स ऑफ केन्स क्रश्ड पर डे। और धीरे धीरे इस कंपनी ने क्या किया, उनका जो शुगर का जो कमोडिटी बिजनेस था उसको उन्होंने अपग्रेड करके पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। और कंपनी ने ये कैसे किया और कौन से पैकेज प्रोडक्ट्स में ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ये खुद आप कंपनी के ये जो प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो लूज शुगर है, एंड दिस इज बाय द वे वन ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले लूज शुगर जो है वो अराउंड 40 रुपीज़ पे बिकता है। और लूज शुगर कमोडिटी है ना, इसका प्राइस अप डाउन होता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कुछ फ्लोर प्राइस चेंज कर दिया, उन्होंने प्राइस कैप चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग लूज शुगर में जो कंपनी मार्जिन्स कमा सकता है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपना शुगर को पैकेज करके एज अ ब्रांडेड शुगर बेचना शुरू किया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइस 40 रुपीज़ पे बढ़ के 45 रुपीज़ हो जाएगा। शुगर का प्राइस जो भी चेंज हो जाए, लेकिन इनका जो पैकेज प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या हो सकता है, ये कंपनी खुद तय कर सकता है। और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे अपने शुगर को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए यहाँ पर उन्होंने कुछ वैल्यू ऐड करना शुरू किया, सुपर रिफाइंड शुगर, और यहाँ पर देखिए गोल्ड प्रीमियम ब्राउन शुगर, ऐसे इनको अपग्रेड करते करते यहाँ पर देखिए शुगर का प्राइस, जो लूज शुगर 40 रुपीज़ पे बिकता था, उसका प्राइस अभी बढ़ के 45 हो गया, एक और प्रोडक्ट पे 60, एक और प्रोडक्ट पे 70, 75, 80, 100, 110, 120, और अभी ये एक नया प्रोडक्ट भी आई थिंक Q3 में लॉन्च करने वाले थे। एंड क्या उन्होंने लॉन्च किया है Q3 में, दैट यू कैन गो एंड गूगल एंड फिगर इट आउट। और उसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने Q3 में आई थिंक जैगरी स्प्रेड को भी लॉन्च किया। यानी बेसिकली अभी ये जो हेल्दी अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं मार्केट में, जहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल स्प्रेड्स होते हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हेल्थ कॉन्शियस पीपल क्या कर रहे हैं, वो जैगरी यानी जो गुड़ होता है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसका एडवांटेज लेके उन्होंने जैगरी स्प्रेड को लॉन्च किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से एक नॉर्मल कमोडिटी शुगर को उन्होंने पैकेज करके, प्रोसेस करके, उनका उसके ऊपर जो उनको मार्जिन मिलता था उसको कंपनी धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। बेसिकली शुगर सेक्टर में जो बाकी के प्लेयर्स है, उनका प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए, उनके मार्जिन्स क्या होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का जो अपर लिमिट होता है वो तय करता है। लेकिन ईआईडी पेरी जैसे कंपनीज में, जहां पर उनके पास प्राइसिंग पावर है, पैकेज प्रोडक्ट्स है, वहां पर उनका मार्जिन्स क्या होना चाहिए, उनका प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए, वो कंपनी खुद तय कर सकता है। और इससे इफेक्टिवली होगा क्या, कंपनी का सेल्स जितना बढ़ता जाएगा उसके प्रोपोर्शन में अगर कंपनी का मार्जिन्स भी फिक्स्ड होता है या मार्जिन्स भी बढ़ते रहेंगे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस रखते हैं। और ऐसे जो कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है, वो इन्वेस्टर्स को कैसे एडवांटेज दे सकते हैं, अगर आप उसको समझना चाहे तो आप ईआईडी पेरी का जो प्राइस है लास्ट 5 ईयर्स में, उसको आप एक नॉर्मल कंपनी जो शक्कर एज अ कमोडिटी बेचता है उसके प्राइस के साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब बुल मार्केट होता है तो सारे स्टॉक्स ऊपर भागते हैं, लेकिन जब कंसोलिडेटिंग मार्केट आता है, बेयर मार्केट आता है, तो कुछ ही हैंडफुल ऑफ कंपनीज उन गेन्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और जिन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होता है, ब्रांड होता है, दे आर ऑल्सो वन ऑफ सच कंपनीज which could protect their gains which were made in the bull। और उसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहे तो LT Foods can be one of the other example। और ये कंपनी राइस का जो मिलिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, मार्केटिंग होता है, उसमें काम करता है। और ये जो कंपनी है ये भी अपने राइस को प्रोसेस करके, पैकेज करके अपने ब्रांड के अंडर बेचता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली जो कमोडिटी मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, मार्जिन लिमिट होता है, वो इस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, इस कंपनी के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते। एंड फॉर दैट रीजन इसका सेल जितना ग्रो होगा, ब्रांड जितना ग्रो होगा, उसके प्रोपोर्शन में इसका प्रॉफिट्स भी बढ़ने चाहिए। और ये जो कंपनी है ये स्पेसिफिकली बासमती राइस में बहुत ज्यादा फेमस है। एंड दावत इज अ वेरी फेमस ब्रांड, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट एंड यूज्ड इट आल्सो। और इसी प्राइसिंग पावर की वजह से अगर आप इस कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो दे आर मोर और लेस स्टेबल। यानी मतलब राइस का प्राइस बढ़ गया, गिर गया, इसकी वजह से इसके मार्जिन्स में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसका एडवांटेज क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर किसी कंपनी का मार्जिन स्टेबल होता है तो जितना सेल्स में ग्रो हो सकता है, जितना मार्केट में डिमांड आ सकता है, उसके बेसिस पे कंपनी कितना पैसा कमा सकता है और उसके बेसिस पे इसका फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलती है। और ये बात आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट ऐसे कंपनीज को, ऐसे सेक्टर्स को रिवॉर्ड करता है जहां पर स्टेबिलिटी होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी होता है
और ऐसे सेक्टर्स को पनिश करता है जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है या प्रेडिक्टेबिलिटी वहां पर बहुत कम होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द एनालिसिस जिसके जरिए आप मल्टी बैगर कंपनीज को, मल्टी बैगर स्टॉक्स को स्पॉट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो एक लॉन्गर टाइम होराइजन में ग्रो होने के केपेबल होते हैं। और हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को किस तरीके से स्पॉट करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं, ये अलग अलग सेक्टर के ऊपर चेंज होता है, वेरी होता है। इसीलिए जो मल्टी बैगर स्पॉट करने का जो पूरा टॉपिक है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने के लिए वी आर होस्टिंग अ 1 डे वर्कशॉप। और अगर आप उस वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। सो आई होप आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।